अगाध है सिंधु संघर्षों का पार नहीं है, मझधारों में नैया ये साहस को स्वीकार नहीं है। जय हिंद दोस्तों, अंत्योदय एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों अब आपका इंतजार खत्म हुआ, एमपीपीएससी का स्कोर कार्ड आ चुका है। दोस्तों आपकी मेहनत और हमारा मार्गदर्शन अवश्य आपको सफलता के द्वार खोलेगा। दोस्तों हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। साथ ही हमारे टेस्ट सीरीज की वीडियोस तथा रसायन शास्त्र तथा पेपर 3 की श्रृंखला के लिए आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों आज हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। दोस्तों भौतिक शास्त्र एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का अति ही महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों मुख्य परीक्षा के पेपर 3 की इस श्रृंखला में आज हम कार्य, ऊर्जा, बल, गुरुत्वाकर्षण तथा घर्षण पर चर्चा करेंगे। साथ ही उनके आदर्श उत्तर या आदर्श जो भी उसके तथ्य हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले वर्क या कार्य पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों कार्य क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उस वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन होता है, अर्थात वह अपने प्रारंभिक स्थान से गति करती है या आगे बढ़ जाती है, तो उसे कार्य बोला जाता है। दोस्तों बल द्वारा किया गया कार्य सामान्यतः दो कारकों पर निर्भर करता है। एक बल की मात्रा पर, अर्थात आपके द्वारा कितना बल लगाया गया है। दूसरा दूरी पर या विस्थापन पर, वस्तु ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितनी दूरी तय की है। दोस्तों कार्य को बल एवं बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल द्वारा मापा जाता है। दोस्तों ये सामान्य रूप से अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है, जो कि ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जेम्स प्रेस्केट जूल के नाम पर रखा गया है। दोस्तों कार्य को सामान्यतः बल इंटू दूरी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों अगर इसके एक महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो कार्य करने हेतु किसी बल के लिए शर्त होती है कि वह वस्तु की गति में पैदा करे, अर्थात वह उसके प्रारंभिक स्थान से उसको विस्थापित कर दे। यदि तय की ये दूरी शून्य है तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा, अर्थात विस्थापन नहीं हो रहा है। दोस्तों इसके बाद आते हैं हम, इसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं कि अगर वस्तु का विस्थापन तथा उसके लंबवत जो भी बल लगाया जाता है उनमें क्या स्थितियां बनती हैं, जो निम्न प्रकार हैं। दोस्तों यदि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, अर्थात थीटा 0 हो, तो कार्य पॉजिटिव होगा, अर्थात कार्य धनात्मक होगा। यदि दोस्तों बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो आपका थीटा या उनके बीच बनने वाला कोण 180 डिग्री होगा, अर्थात आपका जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। दोस्तों यदि एक और परिस्थिति की बात की जाए तो बल और विस्थापन लंबवत हो तो थीटा हम जानते हैं कि 90 डिग्री का होगा, जिसमें वर्ग 0 अर्थात कार्य का मान 0 हो जाएगा। दोस्तों अब हम आते हैं ऊर्जा पे, एनर्जी पे। दोस्तों वस्तुओं के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सामान्यतः ये सार्वत्रिक सत्य है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों अतः ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा का मान स्थिर रहता है, उसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। दोस्तों ऊर्जा भी कार्य की तरह एक अदिश राशि है, साथ ही इसका ऐसा ही मात्रक भी जूल होता है। इसके अन्य वैकल्पिक मात्रक किलोवाट घंटा एवं इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वस्तु द्वारा खुद पर किए गए कार्य को उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। दोस्तों सामान्यतः यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में, एक गतिज ऊर्जा में और एक स्थितिज ऊर्जा में विभाजित किया जाता है। दोस्तों हम देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात मान लीजिए F द्रव्यमान की वस्तु पर v गति से गतिशील है तो वस्तु की ऊर्जा 12 mv² होगी। उपरोक्त सूत्र से निम्न तथ्य स्पष्ट है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान यानी m को दोगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी। यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी आधी। दोस्तों यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यदि वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 ही रह जाएगी। दोस्तों गतिज ऊर्जा संवेग के बीच संबंध को सामान्यतः p²/2m से दर्शाते हैं, जहाँ p संवेग है और जो m भी के द्वारा प्रदर्शित होता है। दोस्तों उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद आते हैं स्थितिज ऊर्जा पे। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब वस्तुओं की आकृति एवं स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उससे प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आप संकुचित धागे की ऊर्जा देख सकते हैं, ऊंचाई पर एकत्रित जल की ऊर्जा, साथ ही एक घड़ी में लगे स्प्रिंग की ऊर्जा आदि इसके उदाहरण है। दोस्तों गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जमीन से ऊपर अपनी स्थिति की वजह से किसी वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों इसके बाद आती है प्रत्यास्थ ऊर्जा या इलास्टिक
स्टैटिक एनर्जी। दोस्तों वस्तुओं के आकार और आकृति में बदलाव की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह प्रत्यास्थ ऊर्जा है। दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु की स्थिर ऊर्जा mgh होती है, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण तथा h पृथ्वी की सतह से वस्तु की ऊंचाई है। दोस्तों अब हम आते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय पर। दोस्तों सामान्य रूप से स्पष्ट है कि कार्य और ऊर्जा के मध्य जो संबंध होता है उस कार्य ऊर्जा प्रमेय के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों जो इस प्रकार है, किसी भी वस्तु या कण पर किया गया कार्य उस वस्तु या कण की गतिज ऊर्जा में आए परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है अर्थात कार्य किया जाता है तो वस्तु गतिशील अवस्था में परिवर्तन करती है, जिससे वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आया तो वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होगा। दोस्तों कार्य ऊर्जा प्रमेय के बाद आते हैं हम कुछ उपकरणों पर जो ऊर्जा का रूपांतरण प्रदर्शित करते हैं। इनमें सर्वप्रथम है डायनोमो। दोस्तों डायनोमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद है मोमबत्ती। दोस्तों मोमबत्ती में उत्पन्न पदार्थ एक रासायनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार रासायनिक ऊर्जा को यह प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन। दोस्तों यानी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर इसके विपरीत है। दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार अगर सोलर सेल को देखा जाए तो ये सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों इसके बाद आता है ट्यूबलाइट। दोस्तों आपकी ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दोस्तों बिजली का बल्ब भी इसी प्रकार परिवर्तित करता है। दोस्तों अगर बैटरी को देखा जाए तो बैटरी में सामान्यतः रासायनिक द्रव्यों का उपयोग किया जाता है, जिससे यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का यंत्र क्या है, बैटरी। दोस्तों बिजली का मोटर भी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर सितार की बात की जाए तो सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों इसके बाद आते हैं बल पे। दोस्तों बल वह राशि है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गत्य अवस्था में परिवर्तन लाता है, अर्थात कोई वस्तु को वह विस्थापित करता है। दोस्तों ठीक है। इसके बाद बल एक सदिश राशि है तथा जिसका एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। दोस्तों बल से संबंधित महत्वपूर्ण नियम गति के नियम हैं जिनको न्यूटन ने दिया था। दोस्तों ये महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियमों को 1687 में दिया था, जिनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसमें इन्होंने गति के नियमों पर प्रकाश डाला था। दोस्तों अब आते हैं गति के प्रथम नियम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यदि किसी वस्तु विराम अवस्था में है या फिर समान वेग से निश्चित दिशा में गति कर रही हो तो वह तब तक उस अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बल कार्य ना करे। दोस्तों अर्थात वस्तु की विराम अवस्था या निश्चित वेग से गति करती हुई वस्तु में परिवर्तन होता है तो वस्तु द्वारा उस परिवर्तन का विरोध किया जाता है, और जिस परिवर्तन का विरोध करने वाले इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। दोस्तों इसी कारण न्यूटन के गति के नियम के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। सर्वप्रथम इस पर गैलीलियो ने प्रकाश डाला था तो इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दोस्तों जड़त्व को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक स्थिर जड़त्व और एक होता है गतिक अवस्था का जड़त्व। दोस्तों अब हम आते हैं स्थिर अवस्था में जड़त्व का क्या नियम होता है। दोस्तों जैसा कि स्थिर अवस्था में जड़त्व के नाम से ही स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक वस्तु स्थिर अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करता हो। उदाहरण स्वरूप आप दे सकते हैं बस के अचानक चलने पर बस में बैठे व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाना, घोड़े के अचानक चल देने पर घुड़सवार का झुकना या गिर जाना। दोस्तों इसी प्रकार जब पेड़ की डाली को आप हिलाते हैं तो फलों या फूलों का टूटकर नीचे गिर जाना भी जड़त्व के उदाहरण हैं। दोस्तों इसके बाद आते हैं गतिज अवस्था के जड़त्व। गतिज अवस्था के जड़त्व क्या होते हैं? जब कोई वस्तु पिंड समान वेग से एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है तो वह पिंड जब तक उसी वेग में गति करता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। आप उदाहरण स्वरूप में देख सकते हैं कि अधिक दूरी तक कूदने के लिए लंबी दौड़ में खिलाड़ी लंबी दूर से दौड़ता हुआ आता है ताकि कूदते समय जड़त्व के कारण उसकी सामने वाली की गति बनी रहे। इसी प्रकार तेज रफ्तार से चलती हुई बस या किसी वाहन में अचानक अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो वाहन में बैठे व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। दोस्तों इसके बाद उदाहरण में आप देख सकते हैं कि चलती हुई गाड़ी से कूदने पर आप मुंह के बल गिर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, जिसे संवेग का नियम भी कहते हैं। दोस्तों संवेग क्या होता है? सामान्यतः किसी वस्तु या पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। दोस्तों अब ये गति का दूसरा नियम क्या होता है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर
संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होगी जिस दिशा में बल लगाया गया है। दोस्तों, संवेग भी एक सदिश राशि है जिसका ऐसा ही मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों, इसके बाद आता है न्यूटन का तीसरा नियम। दोस्तों, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान परंतु उसके विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन का तीसरा नियम है। इस नियम में सभी अवस्थाओं में लागू होता है, चाहे वह की वस्तु किसी भी अवस्था में हो। प्रत्येक क्रिया के विपरीत इसमें प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया में बल एक समान लगता है, चाहे वह विपरीत दिशा में क्यों ना हो। दोस्तों, अब हम इसके कुछ उदाहरण समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं उसके उदाहरण पर। जब हम किसी वस्तु को आगे की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं तो हम अपने पैरों के द्वारा पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं और इसी के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और हम किसी वस्तु को आगे की ओर धकेल पाते हैं, अर्थात क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। जब बंदूक की गोली चलती है तो चलाने वाले कंधों पर पीछे की ओर धक्का लगता है। दोस्तों, आपने रॉकेट तो देखा ही होगा, जब रॉकेट छोड़ा जाता है तो उसके नीचे से तीव्र गति से जो गैस निकलती है जिसके कारण रॉकेट ऊपर जा पाता है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल पे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दोस्तों, अर्थात दो बिंदुओं के द्रव्यमान का एक दूसरे को आकर्षित करते रहने का गुण या आकर्षित करना, ये पिंडों के एक आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। दो पिंडों या दो द्रव्यमान को एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण गुरुत्वाकर्षण बल है। दोस्तों, सार्वत्रिक आकर्षण का बल है कि अर्थात ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक दो पिंडों के मध्य यह बल पाया जाता है, अर्थात कोई भी दो पिंड हैं वो एक दूसरे को अवश्य आकर्षित करेंगे। दोस्तों, इनका मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती व दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हम आगे सूत्र से समझेंगे। दोस्तों, बल प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों से दुर्बल होता है। दोस्तों, ये दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य पाए जाने वाले विद्युत बल के मान से लगभग 1043 गुना कम होता है। दोस्तों, अगर बल के बारे में आगे बात की जाए तो बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होगा, अर्थात यह एक दूसरे को आकर्षित करेगा, रिपल्सन या विकर्षित नहीं करेगा। बहुत कम दूरी पर स्थित दो पिंडों के मध्य और हजारों किलोमीटर दूर स्थित पिंडों के मध्य भी बल कार्य करता है। दोस्तों, दो पिंडों के मध्य लगने वाला यह बल अन्य पिंडों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से अप्रभावित रहता है। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, दो पिंडों के मध्य लगने वाला यह बल अन्य पिंडों की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भी अप्रभावित रहता है। दोस्तों, दोनों पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर यह निर्भर नहीं करता है, साथ ही दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के ये अनुदिश कार्य करता है, अर्थात एक ये केंद्रीय बल की भूमिका निभाता है। दोस्तों, साथ ही ये बल के द्वारा किए गए कार्य का मान पथ या मार्ग में निर्भर नहीं करता है, साथ ही एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य का मान भी शून्य होता है, अर्थात यह संरक्षी बल का एक प्रकार है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम इसके अध्यारोपण का सिद्धांत इस पर लागू होता है, क्योंकि किसी निकाय में उपस्थित सभी बलों का योग अलग अलग बलों के योग के बराबर होता है। ये आप उदाहरण से समझ सकते हैं। दोस्तों, ग्रहों और उपग्रहों को उनकी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा, पृथ्वी आदि एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, अर्थात चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा पाता है। दोस्तों, तारों के टूटने तथा बनने, आकाशगंगा के निर्माण में भी गुरुत्वाकर्षण बल का योगदान माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है? दोस्तों, सर्वप्रथम न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। इन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसोफिया न्यूचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में 1687 में गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रकाशित किया था। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, M1 तथा M2 दो पिंड हैं जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। M1 पिंड F1 बल से तथा M2 पिंड F2 बल से एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण बल द्वारा प्रत्येक अन्य कण को आकर्षित करता है, जो कि कणों के द्रव्यमान के गुणन के समानुपाती होता है, अर्थात इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा आप गणितीय सूत्र से आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, इस गणितीय सूत्र में G एक समानुपाती नियतांक है, अर्थात ये कांस्टेंट है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है।
दोस्तों इसके बाद आते हैं जी के मान क्या होता है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं पर बहुत कम लोगों को पता होता है कि जी के मान के लिए एक यंत्र उपयोग किया जाता है जिसको कैवेंडिश एंटन तुला बोला जाता है। वर्तमान में इसका स्वीकार्य मान जो है वो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। दोस्तों जी का विमीय सूत्र m-1 L3 और T-2 है। दोस्तों अब हम आते हैं घर्षण बल पे, फ्रिक्शन पे। दोस्तों घर्षण बल वह बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है, अर्थात दो तलों के मध्य घर्षण बल सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है, अर्थात इन दोनों के मध्य स्पर्श होना जरूरी है और सापेक्षिक गति की भी शर्त अनिवार्य होती है। दोस्तों घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब के बल पर निर्भर करता है। साथ ही जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं तो इनके संपर्क का पृष्ठ पर घर्षण बल कार्य करता है। दोस्तों अगर बल वस्तुओं के समांतर या संपर्क पृष्ठ के समांतर यह कार्य करता है, अर्थात वस्तु के समांतर या संपर्क पृष्ठ के समांतर ही यह बल एक दूसरे की सापेक्षिक गति का विरोध करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम इसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे कि घर्षण बल के क्या क्या प्रकार होते हैं। दोस्तों सबसे पहले होता है स्थैतिक घर्षण। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य करता है लेकिन फिर भी वस्तु गति नहीं करती है तो बल के विपरीत जो घर्षण बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। स्थैतिक घर्षण के कारण कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। दोस्तों इसके बाद आता है सर्पी या गतिज घर्षण। सबसे सामान्य अर्थ सतह पर लगने वाला बल है। दोस्तों यदि बाह्य बल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो धीरे धीरे करने लगती है। जब वस्तु गति करना शुरू कर दे तो उसकी सतहों के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है उसे गतिज घर्षण या सतह सर्पी घर्षण कहते हैं। दोस्तों गतिज घर्षण वह बल है जो सदैव गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, अर्थात अगर आपकी वस्तु पूर्वी की ओर गति कर रही है तो यह बल पश्चिम की ओर लगेगा। दोस्तों इसके बाद आता है सीमांत घर्षण। दोस्तों ये स्थैतिक घर्षण की अधिकतम मान सीमांत घर्षण होता है, अर्थात स्थैतिक घर्षण जब अपनी अधिकतम सीमा को पार कर लेता है इसके बाद वह इसका मान और अधिक नहीं हो सकता तो वह सीमांत घर्षण होता है। दोस्तों वस्तुओं पर संपर्क तल की प्रतिक्रिया के यह अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों इसके बाद आता है लोटनिक घर्षण। एक वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो उन दोनों के बीच लगने वाला बल लोटनिक घर्षण होता है या लोटनिक घर्षण बल होता है। दोस्तों अब हम घर्षण के कुछ नियम पढ़ेंगे। घर्षण के क्या क्या अनिवार्य नियम होते हैं वो इस प्रकार हैं। घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया अर्थात आर, ठीक है दोस्तों, के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनली टू आर। दोस्तों घर्षण बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण और वस्तु की विपरीत दिशा में, दोस्तों घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करेगा। यह बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, सरदरा सतह खुरदुरी है या चिकनी है। घर्षण बल संपर्क तलों के क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता या वस्तु छोटी है बड़ी है इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये सतह कैसी है उस पर फर्क पड़ता है। दोस्तों इसके बाद आते हैं हम घर्षण गुणांक पे। दोस्तों घर्षण बल तथा अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। इसके सूत्र को म्यूजिकल टू घर्षण बल अपन अविलंब प्रतिक्रिया है जिसको सूत्र रूप में एफ अपन आर के रूप में देखते हैं। दोस्तों घर्षण गुणांक मात्रक हीन तथा विमाहीन राशि है। इसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच ही होता है। दोस्तों इसके बाद आता है घर्षण बल से लाभ तथा क्या क्या घर्षण बल से हानियां हैं। दोस्तों घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर बिना फिसले चल पाते हैं। साथ ही सभी वाहनों में ब्रेक लगाने के कारण घर्षण के कारण ही ब्रेक लगता है और आपके वाहन रुक जाते हैं। दोस्तों घर्षण बल के कारण ही हम बोर्ड पर लिख पाते हैं, अर्थात आपको बोर्ड पर लिखना है तो घर्षण बल होना जरूरी है, आप चिकने बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे। दोस्तों इसी के कारण बल से हानि है कि घर्षण के कारण ऊर्जा के ह्रास तो होता है, साथ ही मशीनों में कलपुर्जे भी टूट जाते हैं तथा उनकी भी क्षति होती है। दोस्तों अब हम आते हैं घर्षण को कम करने के क्या क्या उपाय हैं। दोस्तों निम्न उपाय द्वारा हम घर्षण को कम कर सकते हैं। मशीनों में स्नेहक तेल या ग्रीस का प्रयोग करके, दोस्तों बॉल बेरिंग आदि का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है।
आप लोगों ने ये देखा होगा। साथ ही गतिज घर्षण बल की अपेक्षा लोटनी घर्षण बल का प्रयोग करके हम इसका और कम कर सकते हैं, क्योंकि लोटनी घर्षण बल वस्तु एक सतह से दूसरी सतह पर लुढ़कती है, जबकि गतिज ऊर्जा में वह एक सतह से दूसरी सतह पर सरकती है। अगर साबुन का घोल तथा पाउडर का उपयोग करके, जैसा कि आपने कैरम में देखा होगा। दोस्तों, अब हमने इस टॉपिक से आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न तैयार किए हैं। 3 मार्कर में हमने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जो इस प्रकार है। आपको प्रिंसिपिया मैथमेटिका पर 3 नंबर में लिखना है। साथ ही न्यूटन के तृतीय नियम को भी समझाना है। बल, संवेग तथा घर्षण गुणांक पर भी आपको 3 मार्क्स में लिखना है। इसके साथ ही 6 मार्क्स में आपको कार्य और ऊर्जा में अंतर, जड़त्व के नियम दोनों दोस्तों, इसमें गति स्थिर अवस्था के जड़त्व दोनों को आपको समझाना है। साथ ही गुरुत्वाकर्षण के संपूर्ण टिप्पणी लिखनी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के साथ। दोस्तों, इसी के साथ न्यूटन के आपको तीनों नियम पर भी समझाना है या 6 मार्क्स में टिप्पणी लिखनी है। दोस्तों, इसी आप हमें अपने उत्तर ईमेल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। साथ ही हमें आप फीडबैक भी इन्हीं संपर्क सूत्र पर भेज सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें तथा जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि हम आपको कम समय में अधिकतम डाटा उपलब्ध कराएं। दोस्तों, इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। दोस्तों, अब अंत्योदय अकेडमी आपका धन्यवाद करती है। साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज तथा आगामी MPPSC की समस्त जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।